मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, है ना। और प्रीवियस क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 1.3 शायद डिस्कस की थी। उसमें अपन ने डेसिमल एक्सपांसन की बात की थी, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सभी प्रकार की चीज़ों की बात कर चुकी है। ठीक है ना। तो यहाँ से अपना जो है डेसिमल एक्सपांसन और उनके जो भी क्वेश्चन अपन ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके थे। ठीक है ना। अब अगली चीज़ अपन जो है अपन चालू कर रहे हैं आज एक नया कॉन्सेप्ट, ऑपरेशन इन रियल नंबर्स। ऑपरेशन इन रियल नंबर्स का मतलब क्या है कि जो भी रियल नंबर्स थे, जैसे अपन ने प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा कि प्रीवियस क्लास बोले तो 6, 7, 8 क्लास में कि अपन ने जो भी नंबर्स पढ़ते थे, है ना, अपन उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते थे कि भाई अगर दो अपन नेचुरल नंबर को अगर अपन ऐड कर रहे हैं तो क्या हमें नेचुरल नंबर प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। होल नंबर को अपन ऐड कर रहे हैं, है ना। मतलब इसका मतलब जितने भी नंबर अपन ने पढ़े थे तो उनको ऐड करके देखा, सब्सट्रैक्ट करके देखा, फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी। ठीक उसी प्रकार अपन को इरेशनल नंबर की भी प्रॉपर्टीज वगैरह, ठीक है, कि अगर अपन दो इरेशनल नंबर को कैसे अपन ऐड करेंगे, कैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्या वो इरेशनल नंबर ही अपने को मिल रहा है कि रैशनल मिल रहा है। ठीक है ना। ये सब चीज़ की अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन इन रियल नंबर्स में सबसे पहला है सम कॉमनली यूज्ड इन आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है ना, जो कि जब आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपको यूज में आएगा। ठीक है ना। सबसे पहला a प्लस बी इंटू ए सी प्लस डी, अगर इस फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, और आपको इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे, सब है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में अपन ने 6, 7, 8 क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, कि पहले एक सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये इस चीज़ को भूल जाइए, है ना। क्या करेंगे अपन, ए का सी में मल्टीप्लाई करेंगे। बी को अपन अभी भूल जाते हैं, ठीक है ना, बी को अपन अभी भूल जाते हैं, ठीक है ना। बी को आप भूल जाइए और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना इजी है, ए का सी के साथ प्लस ए का डी के साथ में, ठीक है ना। फिर अपन जिसको भूले हैं बाद में इसको याद भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो बेचारा बुरा मान जाएगा, ठीक है ना। प्लस कर लेंगे, फिर बी का सी के साथ में प्लस बी का डी के साथ में। अगर कोई भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए प्लस बी और सी प्लस डी के फॉर्म में लिखा है, मतलब कोई भी रिपीटिंग नहीं है। देखिए ए बी सी डी चारों रैशनल नंबर क्या हैं, अलग अलग हैं और इस फॉर्म में लिखे हैं, है ना। तो आप जो है उसका जो है जो भी एक्सपांसन करेंगे, उसको जिस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना, वो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है ना। फिर ये वाला जो बी पार्ट है, फिर इसी का मल्टीप्लाई, जैसे ए का मल्टीप्लाई इसमें हुआ है, प्लस लगा के आपको बी का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे माइनस की भी अगर कंडीशन आ जाती है ना, यहाँ पे अगर माइनस की भी कंडीशन आ जाती है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ चीजें बदल जाएंगी, ठीक है ना। कैसे, यदि मान लीजिए ए माइनस बी और सी माइनस डी करके होता है तो क्या करेंगे, पहले ए का सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर माइनस में ए का डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस रहेगा माइनस बी का सी के साथ में, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। भाई ये माइनस था, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी का डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ तो इस तरह की चीजें यहाँ पे अपने को सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो आपको बचपन से पता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये आप अलजेब्रा में इसको सॉल्व करवा के अपन ने देखेंगे, ठीक है ना। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बेसिकली अलजेब्रा है, लेकिन अपन यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। आप पूछेंगे सर अपन यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका यूज होगा। कैसे यूज होगा, आने वाले क्वेश्चन में इसका जवाब आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से मिलेगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का बहुत यूज होगा, है ना, जब अपन रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे, है ना, रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे तब इस आइडेंटिटी का भर भर के यूज होगा, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अब देखिए ये जो रूट के फॉर्म में है, इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे रूट ए बी अगर आपको कहीं दिख रहा है, इस फॉर्म में अगर चीज़ें आपको दिख जाए, है ना, रूट ए के अंदर क्या है, बी का मल्टीप्लाई अगर दिख जाए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है ना। अगर दो रेशनल नंबर है, इनको अपने को जोड़ना है। देखिए रैशनल नंबर को जोड़ना आपको पता था, 2/3 और 5/3 को आपको पता है जोड़ना, ठीक है ना। लेकिन अपन यहाँ पे इरेशनल नंबर को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये अपन देख रहे हैं। देखिए अगर दो रैशनल नंबर इस फॉर्म में लिखे हैं कि दोनों जो है सेम लगभग लगभग है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए कितना हो जाएगा, 2√a हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए ना। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है 5√2 प्लस 3√2, इसको आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 5 और 3 8 और √2 का √2, मतलब ये जो √2 वाली जो टर्म है वो कॉमन होनी चाहिए, ठीक है ना।
मतलब ये जो इसके साथ जो नंबर लिखा है ये दोनों में कॉमन होना चाहिए तभी चीजें जुड़ेंगी। यदि ऐसा लिखा होगा मान लीजिए 5, मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता हूँ 5√2 प्लस 3√3। अब इनको अगर आपको ऐड करना है तो ये चीज़ ऐड नहीं होंगी, ठीक है ना। कुछ बच्चे इतने खतरनाक होते हैं कि इसको भी ऐड कर देते हैं। कैसे करेंगे, 5 और 3 ऐड कर देंगे और √2 और √3 को लिख देंगे √5, है ना। ये गलत है, ठीक है ना। तो इन ऐसे खतरनाक बच्चों से आपको बच के रहना है। जो नियम है वो नियम है, ठीक है ना। इस ऐसे अगर नियम्स हैं जिसमें दोनों टर्म्स ऐड के इधर भी टर्म्स अगर कॉमन है तो आपको इस तरीके से ऐड करना है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार आप जैसे मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन के केस में बताया है ना, इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ तो यदि आपको कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 5 इंटू में 3 लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 इंटू √3, इस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, ठीक है। फिर अगर इस प्रकार से चीज़ें लिखी है रूट में अपॉन, तो इसको आप पूरा रूट लगा सकते हैं और a अपॉन बी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है a और b जो है सब वेरिएबल्स हैं। a b का मतलब क्या है, कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है ना। एक ही जगह आप कोई भी रैशनल नंबर आ सकता है, कोई भी रैशनल नंबर आ सकता है। तो इसलिए अपन ने ये जो भी फॉर्मूलाज बनते हैं ये बेसिकली किसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बनते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूलेज हैं, इस फॉर्म में आपको चीजें दिखेगी नंबर्स के फॉर्म में, है ना। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये इसमें कौन सा फॉर्मूला अपने को यूज होगा। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। अब जैसे इस फॉर्म में अपने को अगर नंबर लिखना है तो मान लीजिए a की जगह मैं 3 लिख देता हूं और b की जगह √2 लिख देता हूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना। इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। फिर आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ आइडेंटिटी आपको बता दी। फिर थ्योरम्स में आकर मैं बात करूं कि थ्योरम्स, कुछ इसकी थ्योरम्स हैं। जैसे मान लीजिए इसकी प्रॉपर्टी आप मान लीजिए, है ना, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज आप इसको बोल सकते हैं या थ्योरम बोल सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए आप बोल सकते हैं। तो पहली थ्योरम बोलती है नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। मतलब अगर किसी भी रेशनल नंबर के आगे अगर नेगेटिव का साइन लगा है तो वो एक क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा, है ना। कोई भी रैशनल नंबर है अगर उसके आगे नेगेटिव का साइन लगा है तो इरेशनल नंबर होगा, प्लस का साइन है तो इरेशनल है ही। फिर दूसरी थ्योरम क्या कहती है, द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि यदि अपन कोई भी एक रैशनल नंबर और कोई भी इरेशनल नंबर अगर सम करें, उनको ऐड करें, तो रिजल्ट हमेशा हमको क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा, ठीक है ना। अगर मैं ये बात करूं जैसे एग्जांपल में, ये 2 क्या है, रैशनल नंबर है, और √3 क्या है, इरेशनल नंबर। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। ये भी क्या लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर लिखा हुआ है। तो इस तरीके के अगर आपको क्वेश्चन जो है अगर देखने मिल जाए, या आपको बोला जाए कि भाई ये बताइए कि ये रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर है, तो अगर आपको ये थ्योरम्स पता नहीं होगी तो आप इन क्वेश्चनों का बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि रैशनल है कि इरेशनल है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार यहाँ तो रैशनल लिखा है। तो ये थ्योरम्स को पढ़ के आपको रैशनल और इरेशनल को और अच्छे तरीके से पहचानने में मदद मिलेगी। अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है कि √2 क्या होता है, इरेशनल होता है ना, और √3 भी रैशनल होता है ना। अपन ने डेसिमल फॉर्म में भी चीज़ों को पढ़ चुका है कि डेसिमल फॉर्म में अगर रिपीटिंग है ना, अगर नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो इरेशनल होगा, ठीक है ना। ये सब अपन ने पढ़ चुका है। लेकिन थ्योरम से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर इस फॉर्म में चीज़ें लिखी आ गई, भाई 5√2 आपको बोल देगा कि 5√2 क्या है, इरेशनल है कि रैशनल है, तो इसके लिए थ्योरम नंबर 3 आती है कि द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि जीरो को छोड़कर, है ना, यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एक रैशनल नंबर, 5 क्या है, रैशनल नंबर है, 5/1 क्या है, रैशनल नंबर है, और √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यदि एक रैशनल है और एक इरेशनल है, इनका प्रोडक्ट भी होगा तो इनका प्रोडक्ट अपन करते हैं तो रिजल्टेंट अपने को क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। फिर थ्योरम नंबर 4 क्या बोलती है, द सम प्रोडक्ट डिफरेंस एंड डिवाइड ऑफ 2 इरेशनल नंबर। ये आप जो है इस पॉइंट को जो है आप ध्यान से पढ़िए, 2 इरेशनल नंबर की बात हो रही है, समझ रहे हैं ना आप, इज नॉट टू बी अ इरेशनल। इसका मतलब क्या है, यदि अपन किसी भी 2 इरेशनल नंबर को सम करें, उनका डिवाइड करें, उनका प्रोडक्ट करें और उनका सब्सट्रैक्शन करें, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्या हो, इरेशनल अपने को मिले, रैशनल भी मिल सकता है ना। ये थ्योरम और बाकी थ्योरम में फर्क है। यहाँ पे क्या होता था, एक रैशनल नंबर होता था और एक इरेशनल नंबर होता था। यहाँ दोनों इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब देखिए 6√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, अपन ने पढ़ा है प्रोडक्ट अगर
एक प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट अगर एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इरेशनल नंबर हो रहा है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। इनको अपन ने सॉल्व किया है ना, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाई 6√5 + 2√5, इसमें एडिशन की प्रॉपर्टी लगी जो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। इसका आंसर आया 8√5। 8√5 क्या है, इरेशनल है, क्योंकि एक रैशनल और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो इरेशनल होता है। ये अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 3 में अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन यदि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, 6√5 × 2√5, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। ये क्या है आपको, ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी दोनों एक इरेशनल नंबर है ना। थ्योरम नंबर 3 की प्रॉपर्टी से ये दोनों इरेशनल नंबर है। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। √5 और √5 का मल्टीप्लाई होगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तो आ रहा है समझ में। और फिर फर्दर अपन इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 60। और 60 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो अपन ये नहीं कह सकते बेटा कि कोई भी दो इरेशनल नंबर का अगर अपन ऐड करें, सब्सट्रैक्शन करें, है ना, तो वो अपने को रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल मिल सकता है। कोई ऐसे फिक्स नहीं है कि अपने को रैशनल ही मिलेगा, इरेशनल मिलेगा, दोनों ही मिल सकते हैं। लेकिन यदि कोई एक रैशनल नंबर है और कोई एक इरेशनल नंबर है, दोनों का अगर सम करेंगे तो हमें को हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। एक रैशनल है और दूसरा इरेशनल है, उनको अगर अपन प्रोडक्ट करेंगे तो भी अपने को इरेशनल नंबर मिलेगा, है ना। ठीक है ना। डिवाइड करने को सिर्फ ये 2 से 3 4 थ्योरम है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा ना, किसी भी इरेशनल के साइन के साथ अगर इरेशनल नंबर के आगे कोई नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और यदि किसी भी एक रैशनल और इरेशनल का अगर सम हो रहा है तो वो भी इरेशनल होगा। रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हो रहा है तो भी इरेशनल होगा। लेकिन अगर एक इरेशनल है, दोनों इरेशनल नंबर हैं, तो उनका अगर अपन सम करें, उनका डिफरेंस करें, या किसी कोई भी अपन जो है उसमें प्रॉपर्टी लगाए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो वो रैशनल हो या इरेशनल ऐसा जरूरी नहीं। ये जो 4th नंबर ऑफ प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए। फिर अपन इसके जो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन से आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए, एक जो आखिरी थ्योरम है वो मैंने आपको बताना भूल गया था, डिवीजन वाली। देखिए, अपन ने सम की बात कर ली, प्रोडक्ट की बात कर ली, ठीक है ना, डिफरेंस की भी बात कर ली, लेकिन इसमें अपन ने ये बात नहीं की कि भाई डिवीजन के केस में क्या होगा, अगर अपन रैशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर के साथ डिवाइड करें तो क्या होगा। तो वही लिखा है, द डिवीजन ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। मतलब अगर आप अपन एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अपन डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये थ्योरम नंबर क्या है, 5 है। तो इसे भी आप जो है नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12 है कि ये दो जो इरेशनल नंबर लिखे हुए हैं इनको अपन को ऐड करना है। अच्छा, मैंने डायरेक्ट बोल दिया इरेशनल नंबर, कैसे, देखिए ये एक क्या है, इरेशनल नंबर है ना, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट हो रहा है एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का हो रहा है। ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब आप तो पहचान जाएंगे ना कौन सा इरेशनल है, कौन सा इरेशनल है। यहाँ भी एक रैशनल नंबर और इस एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है। √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, 3 क्या है, रैशनल नंबर है ना। तो ये प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए ये पूरा जो नंबर्स है 3√3 ये इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल होगा, और ये तो है ही इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें अपने को क्या करना है, इन इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना। तो ऐड करने में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ऐड करना है तो सबसे पहले आप इसको सबको क्या कर लीजिए, पूरे को आप एक साथ लिख लीजिए, ठीक है ना। √2 - 3√3 ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था, कॉमन चीज, कॉमन अपने को नंबर्स देखना है, कॉमन अपने को इरेशनल नंबर देखना है। देखिए 2√2 यहाँ है, 2√2 यहाँ है, ठीक है ना। तो मैं इनको साथ में लिख देता हूँ, 2√2 + √2, ठीक है ना। और √3 वाले को साथ में लिख देता हूँ, 5√3 - 3√3, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। कॉमन कॉमन वाले को मैं एक साथ लिखना पड़ता है ऐड में, है ना। अपन ऐसा नहीं लिख सकते भाई इन दोनों को मैं ऐड नहीं कर सकता। इन दोनों को आप कैसे ऐड करोगे, 2√2 और 5√3 को आप कैसे ऐड करोगे बताओ, नहीं ऐड कर पाओगे। 2√2 और √2 को मैं ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, √2 कॉमन है ना। अगर मैं इसमें से √2 कॉमन ले लेता हूँ तो 2 + 1 बचेगा यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ से √3 कॉमन लेता हूँ तो 5 - 3 बचेगा, है ना।
इसीलिए एडिशन में आप दुनिया का कोई भी एडिशन हो, आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी कॉमन इरेशनल नंबर है वो होना चाहिए, तभी वो चीज ऐड होंगी, वही चीज़ें सब्सट्रैक्ट होंगी, ठीक है ना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3√2 और ये हो जाएगा आपका 2√3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको एडिशन देखना है, ठीक है ना। फिर मल्टीप्लिकेशन भी अपन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, आपका जो एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का 13 है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 13 आप सभी लोग देखिए अपनी बुक्स पे, है ना, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे वैसे लगेगा नहीं आज, ठीक है ना। ये क्या लिखा है, 6√5 और 2 रूट को आपको मल्टीप्लाई करना है, 2√5 को मल्टीप्लाई करना है। चलिए अपन अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में इसमें आप एक को मैं थंब रूल बताता हूँ, मतलब इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो इसके आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे कंफ्यूज होते हैं मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे वो ये सोच लेते हैं यार इसका इसका मल्टीप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसको लिख देते हैं 12√5, ऐसा कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं आपका गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये है कि आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी ढंग से, है ना, इसका मतलब आपने प्रॉपर्टी नहीं देखी। प्रॉपर्टी क्या कहती है, √a/b को अपन लिख सकते हैं √a/√b। मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, रूट की वैल्यू ही होनी चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए, √a और √b, ये क्या होने चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए, तभी आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी होल नंबर या नेचुरल नंबर होंगे, ये इंटीजर्स होंगे, इनको आप नॉर्मली पहले मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। जैसे 12 हो गया, फिर इसमें आप जो है ये लगा सकते हैं, इसमें जो आप ये रूल लगा सकते हैं। कैसे, √5 × √5 है ना, अलग अलग है, मतलब यहाँ पे भी √5 है और यहाँ पे भी √5 है, तो इनको मैं एक साथ में √5 लिख सकता हूँ क्या, 5 × 5 ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये होगी अंडर रूट में 25 और ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 60, समझ गए ना आप। इस तरीके से करना है। अच्छा, कुछ बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं, इतने खतरनाक बच्चे हैं कि वो क्या करते हैं, जैसे 6√5 लिखा है, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, ठीक है, और बोलेंगे सर आपने तो बताया था कि ये जो है रूट में ये कैसे लिखा हुआ है, रूट इसको बोल देंगे ये सर √a हो गया और ये √b हो गया, तो इसको अपना ऐसे मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, 6√5 इंटू में 2√5। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। इसका आपको पहले ये देखना है कि रूल्स क्या कहता है। रूल ये कहता है कि दोनों रूट में टर्म होंगे तो ही ये चीजें होंगी, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार ये गलत हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से आपको नहीं करना है। अगर मान लो डिवाइड के केस में देखूं तो डिवाइड भी सेम है। अगर मैं 6√5 को डिवाइड करूं 2√5 से, ठीक है ना, तो क्या कहता है रूल, रूल ये कहता है कि यदि a/b लिखा है तो इसमें मैं अलग अलग रूट लगा सकता हूं, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि भाई अलग अलग लिख सकते हैं तो इसको एक लिख देंगे, ऐसे लगाएंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, ये गलत हो गया, ये क्या है, गलत है। इस तरीके से आप नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां आप देखिए ना, रूट में रूट मतलब ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं, ए और बी क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं लिखना है। डिवीजन के केस में आपको ये जो 6 और 2 को अलग अलग डिवाइड करना है, ठीक है ना, 6/2 लिखना है इसको, इस तरीके सबसे पहले आपको लिख लेना है, ठीक है। इन दोनों को आप एक साथ में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, 6/2, अब पूरे का रूट में आप लिख सकते हैं 5/5, है ना। इन दोनों को आप ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को आप नहीं लिख सकते ऐसे, ठीक है ना। तो इनको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 3 और √5/5 कितना जाएगा, रूट में 1, √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 3 आ गया। यहाँ 3 आ गए, 60 आ गई, ये क्या हो गया आपका रैशनल नंबर हो गया, और ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब आपने देखा किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया, अपने को रिजल्ट में क्या मिला, रैशनल नंबर मिला। यहाँ भी दो इरेशनल नंबर थे, रिजल्ट में अपने को क्या मिला, रैशनल नंबर था मिला। तो थ्योरम जो
4 जो मैंने आपको थ्योरम नंबर जो मैंने 4 आपको बताई थी, वहां पे आप देख सकते हैं कि रैशनल नंबर जो भी अपने को क्या बोलता था कि इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई करते थे, दो इरेशनल नंबर का अपन मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलना चाहिए अपने को, रैशनल मिलना चाहिए। दो इरेशनल का मल्टीप्लाई करें, रैशनल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे कोई बात नहीं होगी भैया, वीडियो एडिटिंग में जाएगी। देखिए बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझिए इस चीज को। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इर्रेशनल नंबर, ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, यहाँ तो अपने को रैशनल नंबर मिल गया। इसका मतलब ये है कि किन्हीं भी दो इर्रेशनल नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे रैशनल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता। ये इस केस में मुझे रैशनल मिल गया, कई केस में मुझे इरेशनल भी मिलेगा, तो मैं ये नहीं बता सकता कि मुझे रैशनल मिलेगा या इरेशनल मिलेगा। थ्योरम नंबर 4 आप याद कीजिए, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा, थ्योरम नंबर 4 बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी ये दोनों क्वेश्चन से, ठीक है ना। डिवाइड कैसे करना, इस तरीके से नहीं करना है ना, बच्चे इस तरीके से भी करने लग जाते हैं। ये इस जब इस फॉर्म में होगा तो ही आपको, है ना, ये जो मैंने रूल लिखा है इसी फॉर्म में चीजें चलेंगी, है ना। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए, फिर अपन एक्सरसाइज 1.4 की ओर बढ़ेंगे। चलिए बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आज एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 15 में कराने वाला हूँ, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि यही आपकी एज इट इज, सिर्फ डाटा बस चेंज किया है और एक्सरसाइज में भी सेम ही प्रकार के जो है प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से आप देखिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यदि आपको आइडेंटिटी पता होगी, है ना, आपको फॉर्मूलेस पता होंगे तो आप इसको इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 15 का जो पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्या लिखा है, 5 + √7, है ना, को 2 + √5 लिखा हुआ है ना, को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस आइडेंटिटी के साथ में इसका क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी, कौन सी, a+b और c+d वाली। कैसे, देखिए अगर मैं इसको a बोलूँ, इसको मैं b बोलूँ, इसको मैं a क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि ये नंबर सेम नहीं है ना, तो इसको मेरे को अलग आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी c, ठीक है ना, और इसको मैं d बोलूँ, ठीक है ना। तो इसका क्या होता था, a का c के साथ मल्टीप्लिकेशन होता था, इसका इसके साथ होता था, ठीक है, प्लस a का d के साथ मल्टीप्लिकेशन होता था, ये d लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्लस b का c के साथ होता था और b का d के साथ में होता था। आप यदि इन सारे नंबर्स को इसमें अपन रख देते हैं, ठीक है ना, a का किस में होगा, पहले c के साथ में होगा, तो 5 × 2 प्लस, फिर a का किस के साथ होगा, d के साथ में होगा, तो 5 में का √5 के साथ, फिर इसका इसके साथ में होगा, इसका b का c के साथ में, तो 2√7 प्लस √7 का √5 के साथ। अब कर लीजिए, 5 × 2 कितना होगा, 10 प्लस 5√5 प्लस 2√7, और इसमें ये क्या हो जाएगा, 35। आपने वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, √√ab = √a × √b, ये वाली आइडेंटिटी। आप जो भी लिखेंगे इसका आपको आइडेंटिटी भी लिखना पड़ेगा कि अपन किस आइडेंटिटी के थ्रू इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो a और b अलग लिखे, उसको अपन क्या है साथ में लिख सकते हैं ना, दोनों का मल्टीप्लाई करके साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल ही था ये, कोई ज़्यादा इसमें वो बड़ी चीज़ नहीं थी। बस आपको ये देखना है कि आइडेंटिटी पहचानना है, ठीक है ना, कि आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप देखते हैं, तो आप अगर देखें तो अगर मैं इसको a बोलूँ, इसको b बोलूँ, पहले तो आपको a और b मान ही लेना है ना। कोई भी प्रकार का आपको प्रश्न होगा तो उसको सबसे पहले a और b मान लेना है। फिर आपको देखना अगर सेम नंबर लिखा है, भाई ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसको भी मैं a ही मान लेता हूँ। यहाँ भी √5 लिखा है, यहाँ भी √5 लिखा है, तो इसको मैं c डी थोड़ी ना मानूंगा। यहाँ में भी √5 को अगर b माना हूँ तो यहाँ भी मैं b ही मानूंगा इसको, क्योंकि नंबर सेम है, ठीक है ना। अब मैं अगर इसका फॉर्मूला बनाऊं तो ये क्या लिखा हुआ है, a + b a - b। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा मैंने क्यों बोला था कि भाई इन आइडेंटिटी को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये होता है a² - b², ठीक है। अब a का स्क्वायर कीजिए आप, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर माइनस b किसको माने अपन ने, √5 को, तो √5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25। और √5 का हमेशा जो भी रूट वाली नंबर होता है उसको अपन स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, वही नंबर मिलता है अपने को, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 और आंसर आ गया आपका 20, ठीक है।
इसका आंसर यही रहेगा, ठीक, क्योंकि इसको अपन फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए इसको अपन प्लस भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √7 है, नहीं हो सकता। इसको भी अपन सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको भी अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको भी अपन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइडेंटिटी आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई ये किस आइडेंटिटी के थ्रू आता है। आपको अगर अगर फॉर्मूलेज याद होंगे तो ही आप इनका कुछ कर सकते हैं, वरना आपको, आप इन प्रश्नों को छोड़ के जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, आपके 9th और 10th में यही प्रश्न चलने वाले हैं, ठीक है ना। फिर अगली आइडेंटिटी है 3rd नंबर, क्या लिखा है, √3 + √7। अगर इसको मैं ए मानूं, अगेन मैं इसको बी मानूं, तो ये क्या लिखा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, a² + 2ab + b²। फिर ए की जगह क्या रख दूं मैं, √3 का स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। इतना कठिन है नहीं। अगर आप कोई चीज़ें कठिन लग रही हैं तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इतनी चीज़ें मैंने क्लियर करके आपको बता दी है, ठीक है ना। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √7, आइडेंटिटी नंबर, ये वाली आइडेंटिटी क्या लिख सकता हूँ, इसको इन दोनों को साथ में लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से, 3 × 7। चलो अब मैं इस तरीके से लिख देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 10 + 2√21, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद अपन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ये एक इम्परफेक्ट स्क्वायर, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसी प्रकार ये भी होगा, ए, इसको अपन बी मान लिए, यहाँ भी √11 है, यहाँ भी √11 है, तो इसको भी ए मानना पड़ेगा, इसको भी बी मानना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका a - b, a + b। चाहे a + b, a - b लिखा हो, चाहे a - b, a + लिखा हो, आंसर अपना वही आएगा, a² - b²। ए की जगह क्या लिख दूं मैं, √11 लिख दूं, माइनस बी की जगह क्या लिख दूं मैं, √7 लिख देता हूँ। 11 का ये हो जाएगा 11 और 7 का 7, ये हो जाएगा आपका 4। 4 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चीज़ों को करना, अगर आपको आइडेंटिटी पता है, ठीक है ना, तो आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, यदि मैं ये बोलूं कि आप जो भी आपके आंसर निकले, आपको बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है, तो आप बता पाएंगे। देखिए ये क्या है, ये कौन सा नंबर लिखा है, रैशनल कि इरेशनल लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो अपने को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ये एक इरेशनल नंबर ही है। क्योंकि देखिए 5 में √5 लिखा है, अगर कोई कोई एक रैशनल नंबर 5 क्या है, रैशनल नंबर है, और √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये पूरा नंबर इरेशनल हो गया, ये भी इरेशनल हो गया, ये भी इरेशनल हो गया। तो ये तीनों इरेशनल हैं। और किसी भी इरेशनल नंबर को अगर अपन किसी रैशनल नंबर के साथ प्लस भी करेंगे तो भी अपने को इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अपन ये क्या लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर, IRN में लिख देता हूँ, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या लिखा हुआ है, 20/1 लिख सकता हूँ, तो इसको मैं बोल सकता हूँ रैशनल। देखिए ये आपको ये क्या दिख रहा था, इरेशनल जैसे दिख रहा था, लेकिन जिसको जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, रैशनल आ गया। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हैं कि जब भी कोई भी रियल नंबर इस फॉर्म में दिखे, है ना, a + b, a - b के फॉर्म में दिखे, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर इसको मैं बोलूं कि ये क्या, इसको मैंने सॉल्व किया, ये क्या दिख रहा है आपको, इरेशनल की रैशनल, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि 2 क्या है यहाँ पे, 2 क्या है, रैशनल नंबर, और ये क्या है, इरेशनल नंबर, तो ये कि पूरा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। और इरेशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर के साथ अगर मैं प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। फिर मैंने क्या बोला कि मैंने क्या बताया था कि यदि कोई इस फॉर्म में दिखे, a + b, a - b के फॉर्म में कोई रियल नंबर दिखे, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये इसको आप फटाफट से नोट कीजिए, ठीक है ना। एज इट इज सेम, सिर्फ डाटा बस चेंज कर दिया है। एक्सरसाइज नंबर 1.4 का भी जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो इसी तरीके से लिया गया, सिर्फ डाटा चेंज कर दिया, ठीक है ना। और अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, आप इनका डाटा बदल बदल के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए, ठीक है ना। कुछ भी लिख दीजिए, अगर यहाँ पे रूट, कोई भी आपको रूट के अंदर आप कोई भी नंबर लिख दीजिए, है ना, प्लस माइनस जो आपकी इच्छा हो वो करके, और आप जो है आइडेंटिटी इस तरीके की लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब आप इस तरह की चीज़ें बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है, मुझे नहीं बैठना। तो आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी, उतना ही आप इजी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको जो है आप सॉल्व करिए फटाफट।
चलिए एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, है ना, मैं आपको बता दूं, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे बोलेंगे परिमीयकरण। परिमीय संख्या आपको पता है ना, उसी से बना हुआ है परिमीयकरण या रैशनलाइजेशन। रैशनल नंबर से क्या बना हुआ है, रैशनलाइजेशन। मतलब कि यहाँ पे रैशनल नंबर की बात हो रही है, मतलब आपको कुछ रैशनल नंबर को रैशनल नंबर जैसी चीज को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अच्छा, यहाँ पे एक टर्म मैंने और भी लिखी होगी, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर जो होगा उसी का अपने को क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। इसका मतलब ये है जैसे आप देख सकते हैं, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स लिखे हैं, इसको अपने को ऐसा करना है कि ये क्या बन जाए, रैशनल नंबर बन जाए। अभी क्या लिखा हुआ है, ये सब अभी क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है, सब सभी हैं इर्रेशनल नंबर्स हैं। अपने को न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, अपने को डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, रैशनल नंबर बनाना है, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए जैसे 1/√7 लिखा है, ठीक है ना। √7 को अपने को क्या बनाना है, √7 को अपने को क्या बनाना है, रैशनल नंबर बनाना है। तो इसमें मैं क्या किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ कि रैशनल नंबर बन जाए, तो आप बोलेंगे सर √7 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि √7 क्या हो जाएगा, अगेन √7 क्या होगा, √7 का स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, चलिए कुछ थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गई थी, इस कारण से इस वीडियो को रुकना पड़ा। देखिए मैंने क्या बोला, परिमेयकरण रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि अपने को डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, रैशनल नंबर बनाना है। तो आप बोलेंगे सर √7 है, √7 का अपन किसी भी उसी अगर अपने को कोई भी इरेशनल नंबर दिखता है, अगर अपने को इरेशनल को रैशनल बनाना है ना, सिंगल डिजिट का अगर कोई इरेशनल नंबर है, तो उसका उसी के साथ में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, ये तो बन गया इरेशनल नंबर, लेकिन अपन ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ डिनोमिनेटर में कर देंगे, है ना। अपने को न्यूमरेटर में भी इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको मैंने शायद इसी में रैशनल नंबर में एक प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, जिसे मैंने आपको ये बताया था, सम इक्वल ऐसे करके कुछ पढ़ाई थी, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। मैंने ये बताया था कि अगर 2/7 को अपन को अगर इसके इक्वल कोई लिखना है, तो अपने को 7 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैं आपको एग्जैक्ट आइडेंटिटी याद करके बताता हूँ कि मैंने क्या बताया, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या थी कि भाई जैसे 2/7 में लिखा था, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी कौन सी, इक्वलेंट इक्वलेंट रैशनल नंबर की एक मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी। इसमें नहीं बताया था कि कोई भी अगर रैशनल नंबर लिखा हुआ हो, ठीक है ना, यदि अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी एक नंबर सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आता, ये है ना। अगर 2/7 में अपन मल्टीप्लाई करता हूँ 7/7 का, तो बेसिकली 2/7 के ही इक्वलेंट लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी अपने को अगर √7 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ भी अपने को ऊपर क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी √7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि √7 ही क्यों किया मैंने, यहाँ तो अपन कोई भी नंबर कर देते थे भाई, 7 है यहाँ पे 6 भी ले लेता था मैं, कोई भी नंबर ले लेता था, ठीक है ना, उससे मेरे को मतलब नहीं था। क्योंकि अपने को यहाँ बोला हुआ है कि अपने को जो रैशनलाइजेशन करना है वो डिनोमिनेटर करना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपको √7 हो जाएगा अपॉन में 7। तो ये क्या हो गया, 7 क्या है, एक प्रकार का रैशनल नंबर है, ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार अगर इस फॉर्म में चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है ना, और अपने को इसका रैशनल नंबर बनाना है, तो सिंपल कुछ नहीं करते हैं, इसका साइन को अपन पहले बदल लेते हैं, है ना। 2 प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 2+3 2 - √3, और सेम एज इट इज इसको न्यूमरेटर में भी, न्यूमरेटर के साथ भी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये किस फॉर्म में हो गया, a+b और a-b के फॉर्म में हो गया। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी अगर रैशनल नंबर a+b और a-b के फॉर्म में लिखा हुआ, तो उसका आंसर क्या होता है, हमेशा रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी, रैशनल नंबर आएगी। अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें इसको रैशनल नंबर आना, तो मैं क्या करूँगा, 2 - में √5 करूँगा, और ऊपर भी 2 - में √5 करूँगा, ठीक है ना। और फिर प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। फिर अगर मेरे को इसका रैशनलाइजेशन करना है, तो क्या होगा, ये 2 + √2 है, 2 - √2 है, इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 + √2, ठीक है ना। और यहाँ भी 2 + √2 का मल्टीप्लाई करूँगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना, कि भाई मैं माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस में सेम नंबर रहेंगे, सिर्फ माइनस जगह प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही एक नंबर ऐसा है जिसका अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे एक रैशनल नंबर फॉर्म होगा। यही एक रैशनल नंबर, ये इसी फॉर्म में ही हो सकता है। बाकी आप इसमें कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, शायद तक आपको रैशनल नंबर ना मिले, ठीक है ना। तो अपने को a+b और a-b के ही फॉर्म में चीज़ों को बनाना है नीचे डिनोमिनेटर में।
है ना। सिंगल डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके के नंबर्स लिखे हैं तो अपने को कैसे बनाना पड़ेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है ना। ये क्या लिखा है, जैसे 9 प्लस रूट 3 8 माइनस रूट 2, कुछ मत करो आप, साइन को बदलो और ऊपर नीचे क्या कर दो आप, उसी का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो आप, ठीक है ना। ए प्लस ये क्या हो जाएगा, ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आप क्या करो, 2 अपॉन क्या लिखा है, 1 प्लस रूट 7 लिखा हुआ, इसको भी 1 माइनस रूट 7 ऊपर, 1 माइनस रूट 7 नीचे, ठीक है ना। आप इसको जो है सॉल्व कर लो। ये सब आप, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। आपको इसको आप इसका रेशनलाइजेशन करना है, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको ये बताना है कि जो भी आपका आंसर आया वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। चलिए, ये रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहीं पे लिख दूँ क्या कि रैशनल नंबर कैसे अपने को करना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए कि डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाने के लिए, है ना, अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन को अपोजिट करके लिख देते हैं। अगर दो इरेशनल नंबर लिखे हैं, दो नंबर्स लिखे हैं, दो रियल नंबर्स लिखे हैं, दो रियल नंबर्स लिखे हैं और अपने को अगर उनका रेशनलाइजेशन करना है तो सिर्फ साइन का जो है अपन साइन बदल देंगे, बस बात खत्म। और अगर कोई सिंगल नंबर ऑफ रियल नंबर लिखा है, सिंगल इरेशनल नंबर लिखा है, तो उसको सेम नंबर लिख के और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए भैया, देखिए सभी लोग, ये बोला है कि आपने को ये नंबर्स दिए, एक्सरसाइज अपन 1.4 में आज इंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। 1.4 में क्या लिखा हुआ है कि जो नंबर्स आपको लिखे गए हैं वो रैशनल है कि इरेशनल है। तो बहुत ही सिंपल है, आप पहचान सकते हैं। देखिए, √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, मैंने बताया था। इरेशनल नंबर बताया था कि नहीं बताया था। ये क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, इम्परफेक्ट स्क्वायर है। इम्परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर का किसी के साथ में अपन ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, अगेन वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये पूरा नंबर क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसका जस्टिफिकेशन लिख रहा हूँ कि क्यों है, ठीक है ना। अब देखिए, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस √23 और माइनस में √23, √23 से √23 कैंसिल हो जाएगा और 3। तो ये क्या है आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको p अपॉन q के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, 3 अपॉन में 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, 2/7। और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, है ना, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। 1/√2 क्या ये एक रैशनल है कि इरेशनल है, बताइए सर। क्या लिखा हुआ है, 1/√2। लाइट आ गई क्या, अच्छा चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 1/2। सबसे पहली चीज़ क्या बताना है कि अपने को रैशनल इरेशनल बताना है, ठीक है। तो √2 क्या है बच्चों, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, एक है इरेशनल नंबर है। तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इरेशनल कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अपना रैशनल नंबर है। और इरेशनल का किसी भी रैशनल नंबर के साथ अगर अपन डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है ना। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि इरेशनल नंबर है, अगर वो किसी भी रैशनल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई डिवाइड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा या कुछ भी हो, वो हमेशा इरेशनल ही मिलेगा। और यदि इरेशनल है तो अगर इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। रैशनली मिल सकता है और इरेशनली मिल सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। चलिए चलिए स्टूडेंट, अपन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, एक्सरसाइज 1.4 का, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें आपको ये लिखा हुआ है कि जो भी आपका जो सर्कल है, ठीक है ना, जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या होती है, r होती है, ठीक है ना। डायमीटर आपका क्या होता है, ये होता है। मतलब अगर अपन रेडियस को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये क्या मिल जाता है, डायमीटर आता है। ये आप सर्कल में बेसिकली सिंपल ज्योमेट्री है, ठीक है ना, वो चीज़ लिखी हुई है। तो आपकी उसमें ये बोल रहा है कि भाई जो पाई की वैल्यू है, ठीक है ना, पाई बेसिकली क्या होता है कि सरकमफेरेंस किसे बोलेंगे, इस जो भी सर्कल होगा इसका पूरा जो लेंथ होगा, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पूरा एक जो लेंथ होगा उसे अपन सर्कल बोलेंगे। डायमीटर किसे बोलते हैं, ये आपको बचपन से पता है, आपने ज्योमेट्री पढ़ रखी है 8th क्लास में, ठीक है ना। तो आपको पता है कि डायमीटर ये होता है। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि भाई पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है।
लेकिन सी अपॉन डी तो रैशनल जैसे दिख रहा है, ठीक है ना। सी अपॉन डी क्या है, एक रैशनल नंबर जैसा दिख रहा है। जब अपन सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर करेंगे, है ना, इन दोनों का रेशो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, आप इसको क्लैरिफाई कीजिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। भाई पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, भाई जैसे कई बच्चे पूछते थे कि भाई पाई की वैल्यू जो है 3.14 होती है, ठीक है ना। 3.14 क्यों होती है, इसका इसका जवाब भी आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा कि भाई 3.14 क्यों होती है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू 3.14 कैसे आई, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि इस पूरे जो भी सर्कल का जो भी आपका पूरा सरकमफेरेंस है, ठीक है ना, इसको नापा, ठीक है, और डायमीटर से डिवाइड किया। जब उन्होंने ये चीज़ की तो उन्हें एक वैल्यू मिली 3.14। तो इसीलिए पैरामीटर को उसने, पैरामीटर जो भी पैरामीटर था उसे इसने क्या बोल दिया, पाई बोल दिया, और इसकी वैल्यू डिनोट कर दी 3.14 से। तो अपन को अब क्या करना है, देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और भी कुछ वैल्यू होती है यहाँ से, है ना। तो ये तो एक इरेशनल नंबर है। लेकिन सी अपॉन डी, सी अपॉन डी क्या है, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। अब बात आती है कि सरकमफेरेंस की जो लेंथ होती है, देखिए कोई भी एक अगर सर्कल टाइप की कोई भी चीज़ है, तो यदि आप बाहर बाहर उसको नापेंगे, ठीक है ना, आप टेप से टेप से इस कोने से अगर इस कोने तक नापेंगे तो एक आपको लेंथ मिलेगी। मान लीजिए ये लेंथ आपकी हो गई, मान लीजिए आपकी 15 सेंटीमीटर, और आपने यहाँ से टेप लगाया और यहाँ तक इसको, इसके डायमीटर को नापा, ये मान लीजिए हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब अपन अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये तो 3 सेंटीमीटर आ गई, और 3 सेंटीमीटर एक रैशनल नंबर है। तो ये कैसे हो गया कि भाई पाई जो भी जिस भी साइंटिस्ट ने ये बोला था कि भाई पाई की वैल्यू सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर होती है, तो जब अपन इसको रेडियस में नापते हैं, इसको पूरा लेंथ नापते हैं और डायमीटर को नापते हैं और इसको डिवाइड करते हैं, तो अपने को एक रैशनल नंबर मिलता है। तो ये स्टेटमेंट कैसे गलत है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप जो है इस लेंथ को नापेंगे, ठीक है ना, इस लेंथ को खोलेंगे, जैसे डायमीटर, जैसे अपना आप कोई भी एक ले लीजिए डायमीटर, जैसे आप साइकिल का एक पहिया ले लीजिए, और उसको क्या कीजिए, जो उसके टायर लगे हो तो उसको बीच से काटिए और उसको खोल दी। जब आप खोलेंगे तो आपको एक ऐसी स्ट्रेट लेंथ मिलेगी, ठीक है ना। तो जब आप इसको नापेंगे और इस तरीके से नापेंगे, है ना, एक आप राउंड में नाप रहे हैं, एक आप राउंड शेप में पूरा टेप लगाएंगे, ठीक है, उसकी लेंथ आ रही है मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, और जब आप उसको स्ट्रेट करके नापेंगे, बीच से काटेंगे और उसको स्ट्रेट करेंगे, और उसको अगर आप मेज़र करेंगे तो इसकी लेंथ आएगी 15.223, ऐसे करके आएगी, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी की जो वैल्यू होती है ये अप्रॉक्स होती है, ये क्या होती है, एग्जैक्ट नहीं होती, ठीक है ना। इस वजह से अपन ये नहीं बोल सकते कि भाई जो पाई की वैल्यू है वो सी अपॉन डी एक रैशनल नंबर होगा, ये अपन नहीं बोल सकते क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, है ना, नीचे एक अपन स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सी अपॉन डी गिव्स approximate value, hence we cannot say that C upon D is rational number, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना, इससे आपको ये सारे जवाब मिल जाएंगे। पाई की वैल्यू 3.14 क्या होती है, ठीक है ना, पाई ही क्यों बोला गया, है ना, जो पेरीमीटर होता है ये 2 पाई r क्यों होता है, पाई बेसिकली होता क्या है, पाई की खोज कहाँ से हुई, ये पूरे प्रश्नों के आपके जवाब इस प्रश्न में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि पाई बेसिकली क्या होता है, कि पाई पूरा एक सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर का रेशो होता है, ठीक है ना, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर का क्या होता है, रेशो होता है पाई। पाई की वैल्यू 3.14 क्यों होती है, जब अपन सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर का रेशो निकालते हैं तो जो वैल्यू आती है वो 3.14 डायरेक्ट करके आती है, और ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है ना। क्योंकि अपन जितने बार उसको नापेंगे तो ये अपन ये बोल सकते हैं कि भाई ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। जब अपन किसी भी सर्कल को बीच से काट के और उसको सीधा एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों ही वैल्यू में आएगा डिफरेंस, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है, पाई एक इरेशनल नंबर है और सी अपॉन डी भी एक इरेशनल नंबर। अब देखिए पाई इक्वल्स टू क्या हो गया, सी अपॉन 2r, है ना, जो डायमीटर को अपन क्या लिख सकते हैं 2r, यहाँ भी r यहाँ भी r, ये इसका क्या हो गया सेंटर पॉइंट। तो इसीलिए जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है वो क्या होता है 2 पाई r होता है, ठीक है ना।
इसलिए ये जो चीज़ है वो यहाँ से आई हुई है, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने अपने तरीके से चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया, उनकी जो मर्जी है उन्होंने बोल दिया, पेरीमीटर को पाई बोल दिया, ठीक है ना। पूरा पेरीमीटर को, सर्कल को नापा और बोल दिया भाई ये तो पेरीमीटर है तो आप पाई बोल दो। कौन बार बार लिखेगा पेरीमीटर पेरीमीटर, है ना। तो आप सीधे सीधे क्या बोल दो, पाई बोल दो। तो पेरीमीटर अपन क्या बोल देंगे कि भाई 2r × पाई, है ना। तो इस वजह से साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने लॉजिक्स दिए, अपने अपने चीज़ों को उन्होंने खोज की, ठीक है ना। और इस वजह से ये चीज़ें आई। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ, रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर इन द फॉलोइंग, मतलब जो भी डिनोमिनेटर उसका क्या करना अपने को, रैशनलाइजेशन करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसने दे रखे हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था, रैशनलाइज करने के लिए जैसे 1/√7 लिखा है, रैशनलाइज करना है तो मतलब जो डिनोमिनेटर है ना, सेम डिजिट का इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। यदि सिंगल डिजिट तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, √7/7। ये आपका आंसर हो गया, तो सिंपल ही था। फिर अगला क्वेश्चन में बात करूं तो 1/√7 माइनस √6 तो है ही, ठीक है ना। अगर दो इरेशनल नंबर आपके पास लिखे हुए हैं, ठीक है, और आपका इसका रैशनलाइजेशन करना है, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में ये नंबर लिखा हुआ है, आप इसको एज इट इज लिखिए √7 √6, और माइनस लिखा है तो इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। और ऊपर में भी सेम नंबर, ठीक है ना। इक्वलेंट रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है ये, अगर आप जो भी चीज़ का नीचे गुणा करेंगे उसको ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √7 + √6, a - b क्या हो जाएगा, a², तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, √7 का स्क्वायर माइनस में √6 का स्क्वायर। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, a - b यही एक प्रॉपर्टी है जो इसमें लगेगी, ठीक है ना। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, a² - b²। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है ना, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये हो जाएगा 7 - 6, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका, √7 + √6/1, ठीक है। इसी प्रकार इसको करना है, कैसे करेंगे आप, √5 + √2, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, √5 - √2, है ना, चिन्ह को बदलो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, सिंपल है। आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये बार बार आपको कभी मौका नहीं मिलेगा आप इनको इतने अच्छे तरीके से पढ़ने में। जब आप कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे तो वहाँ पे जो भी आपको पढ़ाएंगे टीचर्स, वो डायरेक्ट लिख देंगे आपको आंसर, है ना। आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे। 25 सॉरी, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 5, और इसका स्क्वायर करेंगे 2, ये जाएगा √5 - √2, ये अपॉन में 3, ठीक है ना। फिर यहाँ भी आप करिए √7 - √2, सॉरी 2, और ये हो जाएगा आपका √7 + 2, यहाँ भी आ जाएगा √7 + 2, ऊपर रहेगा √7 + 2, नीचे क्या होगा, a - b a + b, a² क्या बोलेंगे, ये a है आपका, ठीक है ना, और ये क्या है, b है, ठीक है ना। तो √7 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। √7 + 2, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 7, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है ना। तो √7 + 2/3, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। ये किस प्रॉपर्टी से हो रहा है, a - b a + b की प्रॉपर्टी से, ये होगा a² - b², है ना। सेम आपको लिखना पड़ेगा हर स्टेप में, है ना, कि भाई इस प्रॉपर्टी से यहाँ पर ले रहे हैं, a² - b², ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्सरसाइज नंबर 1.4 भी खत्म हुई और ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हुआ, ठीक है ना। ऑपरेशन एंड रियल नंबर्स, अगली क्लास एक कॉन्सेप्ट अपन और पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, लंबा होने का कारण ये है कि भाई नंबर्स सिस्टम है, अपन ने 9th और 10th में ही अपने को पूरे नंबर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद के चैप्टर थोड़े छोटे छोटे होंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि यार बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, इतने सारे अपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। आप रिवाइज कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, चीज़ें बनेंगी आपसे। और ये चीज़ें जो है आप एक ही बार में पढ़ लीजिए, क्योंकि बार बार आपको कोई इतनी डिटेल में आपको पढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने जाएंगे, एसएससी और जो भी, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, तो वहाँ पे आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा। हो सकता है कि टीचर जो है आपको बता भी दे, लेकिन आप इनको अभी जितने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जितने तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा सकते हैं, जो भी आपके डाउट है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा होगा, है ना, कंपटीशन एग्जाम में। तो 9th और 10th की जो मैथ होती है, इनफैक्ट 6 से लेके वो तो पूरी 10th तक की मैथ इंपॉर्टेंट होती है,
लेकिन 9th और 10th की मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के नज़रिए से मैं बात करूँ तो इस तरीके से आपको जो है जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको मैं इसीलिए बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आप देखते होंगे कि एक एक वीडियो में मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को 5-5 6-6 मिनट दे रहा हूँ, क्योंकि है क्या वो चीज़ आई कहाँ से और कैसे वो चीज़ों का आपको डेरिवेशन कैसे करना है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में अपन जो है अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो क्लास आप मिस मत कीजिएगा और प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिए। जब आप अगली क्लास में आए तो आप अपनी प्रीवियस वीडियोज़ ज़रूर देखिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।